अनेक धाराओं का संगम। अध्याय 1। एकल धारा का भ्रम। आलोक, एक मध्यम वर्गीय युवक, मुंबई की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। वो एक प्रतिष्ठित निजी बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की उसकी नौकरी एक स्थिर वेतन और भविष्य निधि जैसे लाभों के साथ उसे एक सुरक्षित और संतुष्ट जीवन का आभास देती थी। उसकी पत्नी मीरा और 2 छोटे बच्चों के साथ आलोक का जीवन एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर चल रहा था, जहां मासिक वेतन ही उसकी एकमात्र आय का स्रोत था। आलोक को अपनी नौकरी पर बहुत गर्व था। उसने मेहनत से पढ़ाई की थी और इस पद को पाने के लिए कई इंटरव्यू दिए थे। उसके लिए ये नौकरी केवल एक आजीविका नहीं थी, बल्कि उसके सपनों का आधार थी। बच्चों की अच्छी शिक्षा, एक अपना घर और बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन। लेकिन इस सुरक्षा के खोल के भीतर एक अज्ञात चिंता धीरे धीरे पनप रही थी। जब भी वो अपने दोस्तों को देखता जो अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, या जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी की खबरें आती, तो आलोक के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती। क्या ये एक ही स्रोत पर्याप्त है? वो खुद से पूछता, पर जल्द ही इस विचार को झटक देता। मैं तो बैंक में हूँ, सबसे सुरक्षित जगह। एक दिन बैंक के भीतर एक अफवाह फैली। पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग शब्द हवा में तैरने लगा। शुरुआत में आलोक ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब वरिष्ठ अधिकारियों की गुप्त बैठकें बढ़ने लगीं और उसके कुछ सहयोगियों ने तनाव में दिखना शुरू किया, तो उसे लगा कि कुछ गंभीर होने वाला है। उसकी रातों की नींद उड़ने लगी। उसका आरामदायक जीवन, जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, अब एक पतले धागे पर लटका हुआ प्रतीत हो रहा था। एक शाम घर पर मीरा ने आलोक के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं। उसने पूछा, क्या बात है आलोक, तुम आजकल बहुत परेशान दिखते हो? आलोक ने गहरी सांस ली और उसे बैंक की स्थिति के बारे में बताया। मीरा, मुझे डर लग रहा है। अगर कुछ हुआ तो हमारी सारी जमा पूंजी, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, सब कुछ इसी नौकरी पर निर्भर है। मीरा ने उसे शांत किया। घबराओ मत आलोक, तुम बहुत मेहनती हो। कुछ भी होगा तो हम मिलकर सामना करेंगे। लेकिन आलोक के मन में ये बात बैठ गई थी। वो एक ही धारा पर बहुत अधिक निर्भर था। उसकी सुरक्षा का भ्रम टूट रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसे कमाई के नए रास्ते तलाश करने होंगे, न केवल अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि अपने परिवार के भविष्य के लिए भी। इस रात आलोक ने फैसला किया कि उसे बदलाव लाना होगा। उसे अपनी वित्तीय कमजोरियों को समझना होगा और उन्हें दूर करना होगा। ये केवल एक नौकरी की बात नहीं थी, ये उसके जीवन की दिशा बदलने की बात थी। वो अब एक नई यात्रा की शुरुआत करने वाला था, एक ऐसी यात्रा जो उसे एकल धारा के भ्रम से निकालकर अनेक धाराओं के संगम की ओर ले जाएगी। अध्याय 2। अनिश्चितता का सामना और नई सोच का उदय। अफवाहें सच निकलीं। बैंक ने बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की घोषणा कर दी। आलोक के कुछ सबसे अच्छे दोस्तों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। आलोक भाग्यशाली रहा कि उसकी नौकरी बची रही, लेकिन उसका पद कम कर दिया गया और वेतन में भी मामूली कटौती हुई। ये उसके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन साथ ही एक वेकअप कॉल भी। अब वो अपनी आंखें मूंद नहीं सकता था। घर आकर आलोक ने मीरा को सब बताया। मीरा ने उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं आलोक, हम साथ हैं, तुम हिम्मत मत हारो। आलोक ने देखा कि उसके कई सहयोगी, जिनकी सिर्फ एक आय का स्रोत था, पूरी तरह से टूट गए थे। उनके परिवारों पर भारी बोझ आ गया था। उसे ये भी याद आया कि उसके दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा, कभी भी अपनी सारी रोटियां एक ही टोकरी में मत रखना, जीवन अनिश्चित है। तब उसे ये बात सिर्फ एक कहावत लगती थी, लेकिन आज इसका अर्थ उसे गहराई से समझ में आया। वो शहर के एक प्रसिद्ध वित्त सलाहकार विजय से मिला, जिनसे उसकी कुछ साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी। विजय ने अपनी नौकरी छोड़कर एक सफल वित्तीय परामर्श फर्म शुरू की थी और कई आय स्रोतों का निर्माण किया था। आलोक ने उन्हें अपनी स्थिति बताई। विजय ने ध्यान से आलोक की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आलोक, ये बुरा नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है।
तुम्हें पता है, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव तब तक नहीं लाते जब तक कि कोई बड़ा संकट न आ जाए। तुम उनमें से हो जो अब जागरूक हो गए हों। अच्छी बात है। विजय ने आलोक को कमाई के नए रास्ते खोजने की सलाह दी, जैसा कि यूजर प्रॉम्प्ट में था। उन्होंने समझाया, केवल एक स्रोत पर निर्भर करना जोखिम भरा है। तुम्हें कई आय धाराएं बनानी होंगी। सबसे पहले ये देखो कि तुम कहाँ और कैसे मूल्य जोड़ सकते हो। विजय ने आलोक को 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा: वर्तमान नौकरी व्यवसाय में सुधार, फ्रीलांसिंग/साइड हसल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उन्होंने निष्क्रिय आय के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आलोक के मन में आशा की एक नई किरण जगी। विजय की बातें उसके लिए संजीवनी बूटी जैसी थी। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, बल्कि अपनी मानसिकता को बदलने और आत्मनिर्भर बनने की एक यात्रा थी। उसने निश्चय किया कि वो इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहेगा, बल्कि अपने वित्तीय भविष्य का मालिक बनेगा। अध्याय 3: वर्तमान में मूल्य वृद्धि, कौशल का उन्नयन। विजय से मिलने के बाद आलोक में एक नई ऊर्जा आ गई थी। विजय ने उससे कहा था, तुम्हें अपनी वर्तमान नौकरी में ही अपनी क्षमता साबित करनी होगी, तभी तुम दूसरे रास्तों के लिए तैयार हो पाओगे। आलोक ने इस बात को गांठ बांध लिया। उसने अपने बैंक में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसकी पहली प्राथमिकता थी अपनी मौजूदा भूमिका में कैसे और ज्यादा मूल्य प्रदान करे। उसने अपनी टीम लीडर से बात की और अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। उसने पूछा, मैम, क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैं काम कर सकूं, या कोई नई स्किल जो मैं सीख सकूं जिससे बैंक को फायदा हो? उसके लीडर उसकी पहल से प्रभावित हुई। उन्होंने उसे डेटा एनालिटिक्स और ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) के एक नए सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण लेने की सलाह दी, जिसे बैंक जल्द ही लागू करने वाला था। आलोक के लिए ये आसान नहीं था। दिन में नौकरी, फिर शाम को ऑनलाइन कोर्स और वीकेंड पर प्रैक्टिस। अक्सर वो थकान से चूर हो जाता था, लेकिन मीरा का समर्थन और उसका अपना दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने रात देर तक पढ़ाई की, जटिल स्प्रेडशीट का विश्लेषण किया और नए CRM सॉफ्टवेयर पर हाथ आजमाया। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी विश्लेषणात्मक क्षमताएं सुधर रही हैं और वो ग्राहकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने लगा है। कुछ ही महीनों में आलोक ने डेटा एनालिटिक्स में महारत हासिल कर ली। उसने ग्राहक डेटा का विश्लेषण करके कुछ ऐसे पैटर्न खोजे जिनसे बैंक को नए ग्राहक हासिल करने और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में मदद मिली। उसने अपनी टीम लीडर के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने कुछ प्रभावी रणनीतियों का सुझाव दिया। उसकी लीडर और बैंक के उच्च प्रबंधन उसकी इस नई पहल और कौशल से बेहद प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप आलोक को न केवल उसके नए कौशल के लिए सराहा गया, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व करने का अवसर भी मिला। उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसे ये समझ में आया कि अपनी वर्तमान भूमिका में मूल्य जोड़ने का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं था, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना और लगातार नए कौशल सीखना भी था। ये उसकी पहली जीत थी, जिसने उसे ये विश्वास दिलाया कि वो वास्तव में अपनी वित्तीय यात्रा को बदल सकता है। इस अनुभव ने उसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी मजबूत बना दिया। अध्याय 4: पार्श्व उद्यम की नींव, फ्रीलांसिंग की दुनिया। अपनी मुख्य नौकरी में सफलता हासिल करने के बाद आलोक अब अपनी दूसरी आय धारा फ्रीलांसिंग की ओर बढ़ा। विजय ने उसे सलाह दी थी, तुम्हारे पास पहले से ही कुछ कौशल होंगे जिनका तुम उपयोग कर सकते हो, या जो कौशल तुमने अभी सीखे हैं उनका लाभ उठा सकते हो। आलोक ने आत्ममंथन किया। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसे लेख लिखने और छोटे-मोटे ग्राफिक डिज़ाइन बनाने का शौक था। उसने तय किया कि वो इन कौशलों का उपयोग करेगा। उसने सबसे पहले कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर रिसर्च की। उसने अपने पुराने लेखन नमूनों और कुछ बेसिक डिज़ाइनों का एक पोर्टफोलियो बनाया। शुरुआत में उसे कोई काम नहीं मिला। कई प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए और कुछ क्लाइंट्स ने उसके कम अनुभव के कारण उसे नज़रअंदाज कर दिया। निराशा होने लगी, लेकिन मीरा ने उसे हिम्मत दी। हार मत मानो आलोक, तुम्हें बस एक मौका चाहिए। लगातार आवेदन करने के बाद उसे आखिरकार एक छोटे से स्टार्टअप के लिए कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखने का काम मिला। वेतन कम था, लेकिन आलोक ने इसे सीखने का अवसर माना।
उसने अपनी पूरी लगन से काम किया, समय पर डिलीवरी की और क्लाइंट को उसकी उम्मीदों से बढ़कर परिणाम दिए। क्लाइंट उसके काम से इतना खुश हुआ कि उसने उसे और काम दिया। कुछ अन्य कंपनियों को भी आलोक के बारे में बताया। धीरे धीरे आलोक का फ्रीलांसिंग काम बढ़ने लगा। उसने शाम को नौकरी से लौटने के बाद और वीकेंड पर इस काम के लिए समय निकालना शुरू किया। ये एक चुनौती थी, काम, परिवार और फ्रीलांसिंग के बीच संतुलन बनाना। उसे अपनी नींद में भी कटौती करनी पड़ी, लेकिन हर छोटे भुगतान से उसे संतुष्टि मिलती थी कि उसने अपनी आय का एक नया स्रोत बनाया है। एक बार उसे एक बड़ी कंपनी के लिए उनके वार्षिक रिपोर्ट के ग्राफिक डिजाइन का काम मिला। ये एक मुश्किल और समय लेने वाला काम था, लेकिन आलोक ने इसे स्वीकार किया। उसने रात रात भर जागकर काम किया, नए डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखे और अंततः एक शानदार रिपोर्ट तैयार की। इस प्रोजेक्ट से उसे अच्छी कमाई हुई और उसका पोर्टफोलियो भी मजबूत हुआ। फ्रीलांसिंग ने आलोक को केवल अतिरिक्त आय ही नहीं दी, बल्कि उसे समय प्रबंधन, ग्राहक संचार और अपनी सेवाओं का मूल्य निर्धारण करने की कला भी सिखाई। वह अब सिर्फ एक बैंक कर्मचारी नहीं था, बल्कि एक लेखक और डिजाइनर भी था। उसने महसूस किया कि उसकी क्षमताएं केवल उसकी मुख्य नौकरी तक ही सीमित नहीं थीं, और ये एहसास उसे एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दे रहा था। ये पार्श्व उद्यम उसके वित्तीय भविष्य की एक मजबूत नींव बन गया था। अध्याय 5, डिजिटल द्वार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अन्वेषण। फ्रीलांसिंग में अपनी सफलता के बाद आलोक की भूख और बढ़ गई थी। उसने अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुनिया को खंगालने का फैसला किया, जैसा कि विजय ने सुझाया था। उसे लगा कि डिजिटल दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है और वो अपनी कमाई को और बढ़ा सकता है। उसने देखा कि बहुत से लोग यूट्यूब, ब्लॉगिंग या ई-कॉमर्स के माध्यम से अच्छी कमाई कर रहे थे। आलोक ने सोचा कि वो किस विषय पर ऑनलाइन सामग्री बना सकता है। उसे वित्तीय योजना और व्यक्तिगत वित्त में गहरी रुचि थी, और उसने अपनी यात्रा में जो सीखा था वो उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहता था। उसने एक ब्लॉग शुरू करने का फैसला किया, जिसका नाम था धन की राह। शुरुआत में उसे तकनीक की जानकारी कम थी, लेकिन उसने ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखे, वेब होस्टिंग और वर्डप्रेस सीखा। मीरा ने उसे ब्लॉग के लिए कुछ आकर्षक तस्वीरें बनाने में मदद की। ब्लॉग शुरू करने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुईं। शुरुआती कुछ हफ्तों में उसके ब्लॉग पर बहुत कम पाठक आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सामग्री को कैसे प्रमोट करे। उसने एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखा और सोशल मीडिया पर अपने लेख साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पाठक बढ़ने लगे। उसे पहले कुछ सकारात्मक टिप्पणियां मिली, जिसने उसे बहुत प्रेरित किया। उसने वित्तीय साक्षरता, निवेश के मूल सिद्धांत और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाने पर लेख लिखे। ब्लॉगिंग के अलावा आलोक ने अपनी पत्नी मीरा के साथ मिलकर एक छोटा सा ई-कॉमर्स उद्यम भी शुरू करने का विचार किया। मीरा को हस्तशिल्प और घर की सजावट की चीजों में बहुत रुचि थी। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संपर्क किया और उनके अद्वितीय उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई और उत्पादों की तस्वीरें लीं। ये एक सीखने की प्रक्रिया थी, जिसमें उन्हें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरुआत में ई-कॉमर्स से भी बहुत कम ऑर्डर मिले, लेकिन वे धैर्यवान रहे। उन्होंने अपने उत्पादों को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया और ग्राहकों से फीडबैक लेकर सुधार किए। कुछ ही महीनों में उनके हस्तशिल्प को लोकप्रियता मिलने लगी और उन्हें कुछ नियमित ग्राहक भी मिल गए। आलोक ने देखा कि डिजिटल दुनिया में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। ये कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं थी, बल्कि एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी। लेकिन हर ब्लॉग पोस्ट पर एक नया कमेंट या हर ऑनलाइन ऑर्डर से उसे ये विश्वास मिलता था कि उसने एक और कमाई का नया रास्ता सफलतापूर्वक खोल दिया है। उसकी ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ रही थी और उसके वित्तीय क्षितिज का विस्तार हो रहा था। अध्याय 6, निष्क्रिय आय की ओर, निवेश और बुद्धिमत्ता। आलोक ने अब 3 सक्रिय आय धाराएं बना ली थीं। उसकी बैंक की नौकरी, फ्रीलांस लेखन डिजाइनिंग और ब्लॉग ई-कॉमर्स का संयुक्त प्रयास। इन सभी से उसकी आय पहले से काफी बढ़ गई थी। अब उसके पास अतिरिक्त धन था, जिसे वो समझदारी से प्रबंधित करना चाहता था। विजय ने उसे निष्क्रिय आय के महत्व के बारे में बताया था, ऐसे स्रोत जो उसके लिए तब भी पैसा बनाते रहें जब वो सो रहा हो।
विजय ने आलोक को निवेश के विभिन्न विकल्पों के बारे में समझाया। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, रीट्स और डिजिटल उत्पादों के माध्यम से रॉयल्टी। आलोक शुरुआत में झिझका। उसने कभी भी शेयर बाजार में निवेश नहीं किया था और उसे लगता था कि ये बहुत जोखिम भरा है। जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है आलोक, विजय ने समझाया। अपनी सारी बचत एक जगह मत लगाओ, विविधीकरण कुंजी है। आलोक ने छोटे पैमाने पर शुरुआत की। उसने पहले कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड में व्यवस्थित निवेश योजना सिप शुरू की। उसने शेयर बाजार के बारे में किताबें पढ़ीं, वित्तीय समाचार देखे और विशेषज्ञों की सलाह सुनी। वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने सीखा कि धैर्य और लंबी अवधि की सोच निवेश में सफलता के लिए आवश्यक है। उसने कुछ ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में भी थोड़ा सा निवेश किया। कुछ समय बाद आलोक को एक और विचार आया। उसके पास एक पुराना अपार्टमेंट था जिसे उसके दादाजी ने उसके नाम कर दिया था, लेकिन वह खाली पड़ा था। विजय ने उसे इसे किराए पर देने की सलाह दी। यह एक उत्कृष्ट निष्क्रिय आय का स्रोत हो सकता है। आलोक ने उस अपार्टमेंट की मरम्मत कराई और उसे किराए पर दे दिया। यह उसकी पहली वास्तविक निष्क्रिय आय थी। हर महीने किराया उसके बैंक खाते में आ रहा था, बिना किसी सक्रिय प्रयास के। आलोक ने ये भी सोचा कि वह अपने ब्लॉग और ई-कॉमर्स उद्यम को निष्क्रिय आय में कैसे बदल सकता है। उसने अपने ब्लॉग के लिए एक ई-बुक लिखी जिसमें उसने अपनी वित्तीय यात्रा और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाने के अनुभव को साझा किया। उसने इसे अपने ब्लॉग पर और कुछ अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बेचा। ये ई-बुक उसे रॉयल्टी के रूप में आय दे रही थी। ई-कॉमर्स में उसने कुछ उत्पादों को ड्रॉप शिपिंग मॉडल पर बेचने की कोशिश की, जिससे उसे इन्वेंट्री को प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं थी। इन अनुभवों से आलोक को ये समझ में आया कि निष्क्रिय आय केवल धन कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये समय और स्वतंत्रता भी खरीदती है। उसे अब अपने वित्तीय भविष्य की चिंता कम होने लगी थी। उसके पास एक मजबूत सक्रिय आय के साथ साथ निष्क्रिय आय के भी कई स्रोत थे। ये एक ऐसी सुरक्षा थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय 7, चुनौतियां और सीख। आलोक की यात्रा हमेशा सीधी और सपाट नहीं थी। जैसा कि किसी भी उद्यम में होता है, उसे भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उसके एक बड़े फ्रीलांस क्लाइंट ने भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिससे उसे काफी आर्थिक नुकसान हुआ। उसके ब्लॉग के पाठक कुछ समय के लिए स्थिर हो गए थे और ई-कॉमर्स में एक बार शिप का एक बड़ा ऑर्डर गलत पते पर चला गया, जिससे उसे नुकसान हुआ और ग्राहकों का असंतोष भी झेलना पड़ा। शेयर बाजार में उसके एक निवेश में अचानक गिरावट आ गई थी, जिससे उसे चिंता हुई। इन असफलताओं ने आलोक को निराश किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मीरा ने उसे हमेशा याद दिलाया, गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिरकर उठना ही असली जीत है। क्लाइंट द्वारा धोखा दिए जाने के बाद आलोक ने कानूनी सलाह ली और सीखा कि फ्रीलांसिंग अनुबंधों को कितना मजबूत बनाना चाहिए। उसने अपने भुगतान सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा किया। ब्लॉग के पाठकों को बढ़ाने के लिए उसने नए मार्केटिंग रणनीतियों पर शोध किया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अतिथि पोस्ट लिखना शुरू किया। उसने अपने ब्लॉग पर एक पॉडकास्ट भी शुरू किया, जिससे उसकी पहुंच और बढ़ी। ई-कॉमर्स की शिपिंग समस्या के बाद उसने एक अधिक विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ काम करना शुरू किया और ग्राहक सेवा को बेहतर बनाया। शेयर बाजार में गिरावट के दौरान उसने विजय से सलाह ली। विजय ने उसे समझाया, निवेश में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, घबराकर बेच देना सबसे बड़ी गलती है। अगर कंपनी के मूल सिद्धांत मजबूत हैं, तो धैर्य रखो। आलोक ने विजय की सलाह मानी और बाजार के ठीक होने का इंतजार किया। अंततः उसके निवेश ने फिर से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। इन सभी चुनौतियों ने आलोक को अधिक लचीला और समझदार बनाया। उसने सीखा कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होने का मतलब केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये भी है कि यदि एक स्रोत में समस्या आती है तो अन्य स्रोत सहारा दे सकते हैं। उसने समस्या समाधान की अपनी क्षमताओं को निखारा और अनिश्चितता का सामना करने की कला सीखी। उसने ये भी समझा कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब केवल बैंक में बहुत सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि ये भी है कि उसके पास अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण हो। मीरा भी इस यात्रा में पूरी तरह से शामिल हो गई थी। उसने ई-कॉमर्स व्यवसाय का प्रबंधन संभाल लिया था और उसे सफलतापूर्वक चला रही थी, जिससे आलोक को अपने अन्य उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने का अधिक समय मिला। वे दोनों अब एक मजबूत टीम थे, जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे।
अध्याय 8 समृद्ध जीवन का संतुलन। कई साल बीत चुके थे। आलोक अब केवल बैंक का एक वरिष्ठ प्रबंधक नहीं था, बल्कि एक सफल लेखक, एक डिजिटल उद्यमी और एक चतुर निवेशक भी था। उसकी वित्तीय स्थिति में एक नाटकीय परिवर्तन आया था। उसके पास सक्रिय और निष्क्रिय आय धाराओं का एक मजबूत पोर्टफोलियो था, जिसने उसे और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान की थी। अब उसे वेतन कटौती या नौकरी छूटने का डर नहीं था। उसने अपना सपनों का घर खरीद लिया था, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी और परिवार हर साल छुट्टियों पर जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके चेहरे पर अब वो चिंता की लकीरें नहीं थीं। उसकी जगह एक शांत आत्मविश्वास और संतुष्टि थी। आलोक ने महसूस किया कि सच्ची समृद्धि केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता, समय और मन की शांति प्राप्त करने में है। वो अब अपनी पसंद के काम कर सकता था। उसने बैंक में अपनी भूमिका को बनाए रखा, क्योंकि उसे वो पसंद थी, लेकिन अब वो उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं था। उसने अपनी ई-बुक को कई भाषाओं में प्रकाशित करवाया था और उसका ब्लॉग वित्तीय सलाह के लिए एक विश्वसनीय स्रोत बन गया था। मीरा का हस्तशिल्प ई-कॉमर्स व्यवसाय भी फला फूला था और कई महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रहा था। आलोक ने अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने सेमिनार दिए, कार्यशालाएं आयोजित कीं और युवाओं को वित्तीय साक्षरता और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाने के महत्व के बारे में सिखाया। उसे अपने दादाजी की बात याद आई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वो अब केवल एक कमाने वाला नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी बन गया था। एक शाम अपने घर की बालकनी में बैठा आलोक सूर्यास्त को देख रहा था। मीरा उसके पास आकर बैठ गई। हमने बहुत लंबा सफर तय किया है ना आलोक? उसने पूछा। हाँ मीरा, आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा। एकल धारा से शुरू करके हमने अनेक धाराओं का संगम बना लिया। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये खुद को खोजने और अपने जीवन को फिर से परिभाषित करने की बात थी। उसने समझा कि ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये निरंतर सीखने, अनुकूलन करने और नई चुनौतियों का सामना करने की एक प्रक्रिया है। वित्तीय बुद्धिमत्ता केवल एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है, जहां प्रत्येक धारा जीवन को समृद्ध करती है और प्रत्येक चुनौती एक नए अवसर को जन्म देती है।